अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी के खास कार्यक्रम के बनाबे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। स्वागत तो बुधवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी जोरदार तरीके से हुआ, जब वह 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे और बंगाल की धरती पर कदम रखते ही नड्डा जिस तरह तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर बरसे, उससे साफ हो गया कि भाजपा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को बेहद आक्रामक तरीके से लड़ने वाली है। दूसरी ओर ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव के दौरान भाजपा बाहर से गुंडों को लाती है और ममता की ही पार्टी की एक सांसद ने मीडिया को 2 पैसे का बताकर हंगामा खड़ा कर दिया है। खैर, शुरुआत करते हैं जेपी नड्डा के बंगाल दौरे की खबर से। कोलकाता में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को असहिष्णुता का पर्याय करार दिया। नड्डा इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आइए आपको दिखाते हैं नड्डा का कोलकाता में दिया गया वह भाषण, जिसमें उन्होंने भाजपा की विशेषताओं से तो मतदाताओं को अवगत कराया ही, साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी को कैसे निशाने पर लिया। मित्रों, भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का बंगाल से विशेष रिश्ता है, बंगाल से विशेष संबंध है। और कई बार लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं होती कि भारत में जनसंघ को पहले शुरू काल में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, तो वह बंगाल से मिले हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हमको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जनसंघ की स्थापना ही स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रेरणा से शुरू हुई थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? जिन्होंने, अगर पाकिस्तान ने भारत का टुकड़ा किया तो पाकिस्तान का टुकड़ा करने वाले थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। आज जिस धरती पर हम खड़े हैं, जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, इसको बचाना, इसको भारत के साथ अक्षुण्ण रखना, इस काम को बखूबी किया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, जिन्होंने अपना जीवन इस बात के लिए दे दिया और उन्होंने जीवन अपना इस बात के लिए लगाया। और आज मुझे खुशी होती है कि जिस बात के लिए उन्होंने बलिदान दिया, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, उसको मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति ने उस धारा 370 को धाराशाही कर दिया और हम धारा 370 को समाप्त कर दिया। यानी उनका बलिदान, जो 1952-53 की बात है, उनके बलिदान के लिए लड़ते लड़ते हमारी पीढ़ियां निकल गई, पीढ़ियां खप गई, लेकिन उसको पूरा किया तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने, जिसके कारण हुआ है। मित्रों, मैं बंगाल में आया हूं, मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो वाक्य याद ध्यान में आता है जो उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज के सामने 7 दिसंबर 1935 को कहा था। और यह बंगाल के लिए बहुत ही सार्थक है आज के दिन भी। उन्होंने कहा था, कल्टिवेट द हैबिट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड टॉलरेशन। विचारों के साथ, डिसिप्लिन के साथ टॉलरेट करना भी हमको सीखना चाहिए। Surrender not to the convictions you hold dear, but learn to appreciate the points of view of your opponents. यह बात उन्होंने 1935 में कही थी और आज भी कितनी सार्थक है कि अगर हम ममता जी को देखें तो जिसको बोलते हैं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, दाई नेम इज ममता, यह दूसरा नाम है इनटॉलरेंस का। राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान होना, यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है। और पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है। विश्व भारती यहां, रविंद्रनाथ टैगोर यहां पैदा हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस तरीके से दृष्टि दी समाज को, वो हम सबको मालूम है। श्री अरविंदो, जिन्होंने विचार दिया, उस विचार में नहीं सिर्फ देश, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व संबंध की दृष्टि से भी उन्होंने एक दृष्टि दी थी।
लेकिन आज मैं देखता हूं कि यहां इनटॉलरेंस किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। मित्रों, आज मैं कार्यालय के उद्घाटन के लिए आया हूं। मुझे खुशी है कि 9 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के आज समर्पित हुए। जैसा कि हमारे बता रहे थे कि आगे चल करके 38 कार्यालय बनने हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का दोनों तरफ का ग्रोथ है, हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का भी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं और कार्यालय भी बढ़ रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, यह कार्यालय मोस्ट मॉडर्न तरीके से सुसज्जित होगा। इसमें ई लाइब्रेरी होगी ताकि कार्यालय में कार्यकर्ता अपना विकास कर सके। दुनिया की कोई जानकारी लेनी हो वो उसको मिल सके। यह इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह सुविधा लैस होगी। कॉन्फ्रेंस हॉल इसमें होगा। इसमें छोटी और बड़ी मीटिंग करने की व्यवस्था होगी। बड़ी मीटिंगें भी की जा सकती है, इसकी भी व्यवस्था होगी। और मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिस एंड ए कार्यालय। ऑफिस वर्क्स फ्रॉम 10 to 5, कार्यालय वर्क्स 24/7/365, हर समय चलता है। और कार्यालय संस्कार का केंद्र है। और मजेदार बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से चलती है और अन्य पार्टियों का कार्यालय घर ही उनका कार्यालय है, घर से पार्टियां चलती है। यह स्थिति आ गई है। अन्य राजनीतिक दल पार्टी परिवार ही पार्टी है, परिवार में सीमित हो गई है। ऊपर से शुरू करो और नीचे तक चले जाओ, जाल बिछा हुआ है। और टीएमसी भी इससे अलग नहीं है, यह भी परिवार की पार्टी बन गई है। यह हमको समझना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, पार्टी ही परिवार है, पार्टी ही परिवार है। हम सब लोग एक बड़े परिवार के हिस्से हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा संस्कार है कि कार्यालय किसी नेता के घर से नहीं चलता, कार्यालय कार्यालय से चलता है। और कार्यालय में कार्यकर्ता होता है, कार्यकारिणी होती है, कार्यक्रम होता है, कोष होता है और कार्यकर्ता होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए कार्यालय का उद्घाटन होना आज के दिन, मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शुभ बात है। और आपने जिस विधान के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया है, इस कार्यालय का भी उद्घाटन किया है, ये वो जगह है जहां से ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया गया है। यह वह चुनाव कार्यालय है। और इस शुभ घड़ी पर जब हमने इसकी पूजन किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम आगे भी बढ़ेंगे और इस इलेक्शन ऑफिस से हम रणनीति भी बनाएंगे और उस रणनीति के कारण हम भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। मित्रों, अभी अभी बिहार के चुनाव आए। क्या बोलता था मीडिया? क्या बोलते थे सेफोलॉजिस्ट? क्या बोलते थे सारे पोस्ट इलेक्शन के प्रेडिक्शंस? बीजेपी नहीं, बीजेपी नहीं। उनको मालूम नहीं था कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और गांव में लोगों की आस्था मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए बिहार में फिर से हम सरकार बना करके आए। और बिहार में चुनाव नहीं जीता हमने गुजरात के 8 में से 8 सीटें जीती। हमने उत्तर प्रदेश की 7 में से 6 सीटें जीती। हमने मध्य प्रदेश में 28 में से 21 सीटें जीती। हमने कर्नाटक की 2 सीट जीत ली। हमने तेलंगाना में दुबाका जीत लिया, धमाका कर दिया। हमने मणिपुर की सीट जीत ली और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सीट भी हमने जीत ली है। यह हम आपको बताना चाहते हैं। और बिहार में हमारा स्ट्राइक रेट 67%, 110 सीटें लड़ी, 74 सीटें जीती, 19.5% वोट आए। जिस तरीके से मोदी जी ने कोविड का मैनेजमेंट किया, दुनिया ने इसको सराहा, दुनिया ने, और देश के लोगों ने उस पर मोहर लगाई है। इसलिए मित्रों, अभी कल राजस्थान के बीडीसी और जिला परिषद के चुनाव हुए। एक तरफा फैसला किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, यह हमको समझना चाहिए। यह शहर की सीटों का चुनाव नहीं था, यह गांव का चुनाव था, यह जिला परिषद का चुनाव था, यह बीडीसी का चुनाव था, यह किसानों का आशीर्वाद लेने का समय था।
और किसानों ने अपना आशीर्वाद भरपूर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दिया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, जब चुनाव की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़कर के इसमें हिस्सा भी लेती है और विजयश्री भी होती है। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। मुझे याद है कि एक समय था 9 साल पहले हमारा वोट प्रतिशत 4 था, 4 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40 और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लोग मोदी जी के साथ हैं, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहां वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए, अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहां ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसके लिए हम अग्रसर हैं, इस काम में हम लगे हुए हैं। अभी कोविड का प्रकोप हुआ, बड़े बड़े शक्तिशाली देश अपने आप को मुसीबत में उन्होंने पाया, हमसे बेहतर उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने असहाय समझा। लेकिन मोदी जी ने 130 करोड़ देश को समय पर लॉकडाउन करके बचा लिया और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं खड़ी की और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं खड़ा करके इस देश को आगे ले जाने का काम मोदी जी ने किया। जब जरूरत थी तो कहा जान है तो जहान है, और जब हम जान बचाने के लिए तैयार हो गए तो हमने कहा जान भी है और जहान भी है, दोनों की रक्षा होगी, दोनों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,75,000 करोड़ रुपए का पैकेज, 1,75,000 करोड़ का पैकेज। क्या किया? 3 महीने तक 8 करोड़ बहनों को मुफ्त का 3 सिलेंडर दिया ताकि उनका चूल्हा जल सके। क्या किया? 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति के हिसाब से मार्च महीने से लेकर के दीपावली और दुर्गा पूजा तक व्यवस्था की गई। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या किया? 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए, 1500 रुपए 3 महीने के लिए, ताकि उनका चूल्हा जल सके, लॉकडाउन में वो दिक्कत में ना पड़े, यह काम किया और 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए पहुंचाया। यह 500 रुपए पहुंचाना छोटी घटना नहीं है मित्रों। यही देश था ना, राजीव गांधी बोलते थे मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं और 15 पैसा ही पहुंचता है। और मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए, 1500 रुपए पहुंचा दिया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवा बहनों के लिए 1,000 रुपए 3 महीने के लिए पहुंचाने की व्यवस्था की गई। इसलिए मित्रों, और बंगाल की भी बात करें तो 21 लाख लोगों को इसमें से बेनिफिशियरीज हुए और 21.33 लाख लोगों को 2,100 करोड़ रुपए का अदायगी की गई है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से फूड ग्रेन में 8.77 लाख मीट्रिक टन लॉकडाउन पीरियड में दिया गया और अनलॉकडाउन पीरियड में 8.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं और अनाज बांटा गया। यह स्थिति हुई है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। 3 लाख रुपए एमएसएमई सेक्टर को दिया गया। 1 लाख रुपए हमारे किसान भाइयों को दिया गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, अपने किसानों की योजना बनाइए। आपको क्या चाहिए? मंडी तक सड़क चाहिए गांव से? आपको क्या चाहिए? आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए? आपको क्या चाहिए? अनाज के लिए स्टोरेज चाहिए? आपको क्या चाहिए? अनाज के लिए वैल्यू एडिशन के लिए कोई फैक्ट्री चाहिए? कार्यक्रम का प्लानिंग आप करेंगे, पैसा मोदी जी देंगे 1 लाख करोड़ रुपए, ताकि उसका विकास हो सके। इस तरीके की योजना बनी है। मित्रों, हमें आत्मनिर्भर भारत के तहत लोकल के लिए
वोकल भी होना है, वोकल होना है फॉर लोकल। और उसमें मैं कई बार देखता हूं तो आपके यहाँ जूट है, आपके यहाँ ब्रास है, आपके यहाँ बेल मेटल है, आपके यहाँ नेचुरल फाइबर है, बबुई ग्रास है, आपके यहाँ ढोकरा जूट है। ये इन चीजों की ब्रांडिंग करने की जरूरत है और इनकी वर्ल्ड ब्रांडिंग करने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने कार्यकर्ता बहुत मेहनत आपने लॉकडाउन पीरियड में किया और आपने गरीबों की चिंता की है। मुझे जानकारी मिली है कि 1 करोड़ 6 लाख फूड पैकेट्स वेस्ट बंगाल के कार्यकर्ताओं ने बांटे हैं लॉकडाउन की अवस्था में। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों, 1 करोड़ 6 लाख फूड पैकेट्स। उसी तरीके से राशन पैकेट्स यानी राशन किट आपने लगभग 30,000 राशन किट्स बांटे हैं गरीबों के लिए, गरीब बस्ती में। उसी तरीके से आपने फेस कवर लगभग 31 लाख 31.5 ये आपने फेस कवर्स बांटे हैं और आपने 1 करोड़ लोगों को पीएम केयर फंड से जोड़ने का काम किया है। मैं वेस्ट बंगाल की यूनिट को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा, इतना सुंदर काम किया है। लेकिन लॉकडाउन में जब हमारे कार्यकर्ताओं ने इतना सुंदर काम किया तो ममता जी ने भी हमारी पार्टी को डिस्टर्ब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिलीप दा उनको अरेस्ट कर लिया, उनको घूमने नहीं दिया। हमारे सुभाष सरकार उनको घूमने नहीं दिया। ये सब एमपीज थे, इनके घर के आगे पर्चे लगा दिए। अर्जुन सिंह, जॉन बराला, देवश्री चौधरी, सुकांत मजुमदार, जयंता रॉय, निशित प्रामाणिक, इन सबके घर पर पोस्टर लगाकर इनको हाउस अरेस्ट किया कि नहीं किया? दिलीप दा किया कि नहीं किया? उसके बावजूद इन लोगों ने घर में जब इनको हाउस अरेस्ट कर दिया, उसके बावजूद इन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी और 1 करोड़ 6 लाख फूड पैकेट बांटने का काम किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया। संपर्क अभियान में लगभग आपने 1 करोड़ लोगों को जोड़ा, 1 करोड़ 56 लाख लोगों को जोड़ा है वर्चुअल रैली से। 590 आपने वर्चुअल मीटिंग की है, लगभग 17,000 स्टेक होल्डर्स को आपने जोड़ा। तो बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं। मित्रों, जब मैं वेस्ट बंगाल में आया हूं तो मुझे दुख भी होता है और शर्मसार भी होता हूं। मैं जो बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो बंगाल विराट हृदय के लिए जाना जाता था, जो बंगाल सोनार बंगाल के लिए जाना जाता था, आज वहां वायलेंस, करप्शन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अपना पराया और इसके साथ साथ विकास के विरुद्ध काम करने की योजना बनने का काम ये टीएमसी की सरकार ने पकड़ा है। अगर मैं वायलेंस की बात करूं, आज सुबह में हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, कल हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया। 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी, 130 कार्यकर्ताओं ने। मैंने 100 लोगों का तर्पण तो खुद किया है। आप समझो ये बिहार, ये बंगाल है क्या? बंगाल इस बात के लिए जाना जाता था क्या? क्या हो गया है? मैं तो कई बार ये कहना चाहता हूं कि ये इंसानियत के भी विरोध में है और ये जिसको कहते हैं राजनीतिक इंटॉलरेंस की प्रकाष्ठा है, जिसको हमको समझना चाहिए। जिस प्रदेश में विचार की लड़ाई खत्म हो जाए और वायलेंस शुरू हो जाए, समझिए कि उस प्रदेश में राजनीतिक एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं बधाई देता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं, हिम्मत के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा कार्यकर्ता 2021 में ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। इस बात को हम आपको बताना चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, अभी देवेंद्र नाथ रॉय हमारे एमएलए थे, उनकी हत्या हुई और सुसाइड में परिवर्तित कर दिया गया। मनीष शुक्ला की हत्या हुई सामने सामने पुलिस स्टेशन के सामने और ऑटोमेटिक गन से, मोस्ट मॉडर्न वेपन से, और कोई उसमें कोई पकड़ा नहीं गया, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रदेश के तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से राजनीतिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है, उसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रशासन भी ये ध्यान में रहे, ये सरकार हर दिन नहीं रहने वाली।
2021 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे असहिष्णुता का किस्सा सुनाऊं। जादवपुर के एक प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा ने एक कैरिकेचर एक बना दिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। आरामबाग के टीवी के एडिटर हमारे शफीकुल इस्लाम, उनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने टीएमसी का करप्शन दिखाया था। आनंद बाजार पत्रिका के एडिटर अनिर्बान चट्टोपाध्याय, उनको भी ओवरनाइट हटा दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सच्चाई को सामने रखने का प्रयास किया था। और उसके बाद ये जंगल महल एरिया जो बिल्कुल लेफ्टिस्ट का एरिया हो रहा है, जहां नक्सलाइट फिर से एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां पर हमारे लोगों को डराने के लिए क्रिमिनल को जेल से निकाल करके अपनी पार्टी का, टीएमसी का स्पोक्स पर्सन बनाने का काम टीएमसी ने किया है। इस तरीके की परिस्थिति ला करके खड़ी की है। मित्रों, मैं एक ही बात कहूंगा, यहां तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, अपीजमेंट की राजनीति हो रही है। 30 और 1 जुलाई को ईद आती है, ईद मनाना चाहिए, हम चाहते हैं मनाई जाए, हमें खुशी है। हमारी सरकार जहां जो होती है हम मनाते हैं, हम मनाने की इजाजत भी देते हैं। लेकिन 30 तारीख को ईद मनाने की छुट्टी और 30 के बाद आता है 5 अगस्त, जब भव्य राम मंदिर बन रहा होता है तो उस दिन कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आप बताइए कि लॉकडाउन पहले लगेगा या बाद में लगेगा? लॉकडाउन तो पहले लगना था ना, तो 30 तारीख को तो खुला कर दिया। बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लोगों को ईद मनाना चाहिए, गले मिलना चाहिए, सारी बातें सही है। लेकिन 5 तारीख को लॉकडाउन क्यों लगाया? क्योंकि उस दिन भव्य राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या की नगरी में कर रहे थे और हजारों साल की तमन्ना, करोड़ों लोगों की तमन्ना को उन्होंने उस दिन साकार किया, जिसमें हमारे लोग भी भाग ले सकते थे। तो ये इस तरीके का अपीजमेंट का काम चल रहा है। मित्रों, मैं अभी 2 दिन तक यहीं हूं, कल फिर आपसे मिलने वाला हूं, आज भी मैं कार्यक्रम में भाग लेने वाला हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के बताए रास्ते पर चलकर बंगाल को एक नया बंगाल बनाएंगे। बंगाल को ऐसा बंगाल बनाएंगे जो विकास का बंगाल हो। बंगाल ऐसा नहीं जहां व्यापारी छोड़ के भाग जाए, बंगाल ऐसा नहीं जहां किसान छोड़ के भाग जाए, बंगाल ऐसा नहीं जहां मछुआरे छोड़ के भाग जाए। अरे बेचारा छोटा मछुआरा, वो भी यहां से पलायन करके आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में जाकर के बस रहा है। ये क्या स्थिति आ गई है? मित्रों, हमको सबको बसाना है, सबको बढ़ाना है, एक विकसित बंगाल बनाना है। आज फीमेल डोमेस्टिक क्राइम में सबसे आगे बंगाल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे आगे बंगाल, और बंगाल में भी टी स्टेट गार्डन में ट्राइबल्स, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहां हो रही है, सबसे ज्यादा वायलेंस यहां हो रहा है, सबसे ज्यादा रेप केसेस यहां हो रहे हैं। और अब तो क्राइम ब्यूरो को रिपोर्ट करना भी ममता जी ने बंद कर दिया है। बताना नहीं, कितने कोरोना के केस नहीं बताऊंगी, कितने डेंगू के केस नहीं बताऊंगी, आयुष्मान भारत नहीं लागू करूंगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं लागू करूंगी। 75 लाख लोग किसान वंचित हैं, 6,000 रुपए साल का उनको मिलता ना हो ना, मिलेगा नहीं। ये इस तरीके की हठधर्मिता, इस तरीके की एडवेंसी, इस तरीके की फॉर पॉलिटिकल रीजंस बंगाल के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने से रोकने का काम ममता सरकार ने किया है। और इसलिए बंगाल के लोगों का हक है आयुष्मान भारत उनको मिले। गरीब लोग, उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल मिलना चाहिए ताकि गरीब स्वस्थ रह सके। ये मोदी जी की योजना है। इसको लागू करना है कि नहीं करना है? बंगाल में बताइए, करना है कि नहीं करना है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देनी है किसान को कि नहीं? वो बीज खरीद सके, वो फर्टिलाइजर खरीद सके, वो अपना विकास कर सके, वो अपने खेती में अपना योगदान कर सके। करना है कि नहीं करना है? अगर ये करना है तो ममता को हटाना है, बीजेपी को लाना है, कमल खिलाना है और आगे विकास का नया हमको आगे अध्याय रखना है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है आज ये 9 कार्यालय समर्पित हुए हैं। आदरणीय मोदी जी का सपना है हर जिले में एक अच्छा कार्यालय होना चाहिए। अमित भाई शाह ने उसको रूप दिया है, 400 से ज्यादा कार्यालय बन गए हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं
कि 2 साल के अंदर सारे देश के जिला में कार्यालय बन करके तैयार हो जाएंगे। इस तरीके का हम काम करने वाले हैं। दूसरी ओर सिलीगुड़ी में प्रदर्शन मार्च के दौरान भाजपा के एक कार्यकर्ता की मौत के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी अपनी रैलियों में लोगों को मार रही है और सवाल किया कि क्या दुष्प्रचार के लिए ऐसा किया जा रहा है। भाजपा ने पार्टी कार्यकर्ता उलेन रॉय की हत्या के विरोध में और उत्तर बंगाल में राज्य सचिवालय उत्तर कन्या तक सोमवार के मार्च के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर मंगलवार को 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था। हालांकि सिलीगुड़ी पुलिस ने दावा किया कि जिस बंदूक के छर्रे से व्यक्ति की मौत हुई, पुलिस बल उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव के दौरान बाहर से गुंडे लाती है। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी ने कई लोगों को उतार दिया है जो घूम घूम कर विभाजनकारी अभियान चला रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में मीडिया बिरादरी ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा पार्टी की एक बैठक में की गई उस टिप्पणी को लेकर नाराजगी जाहिर की है, जिसमें उन्होंने प्रेस को कथित तौर पर 2 पैसे का कहा था। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में कृष्णानगर की सांसद को नादिया जिले में रविवार को ही बैठक के स्थल से एक व्यक्ति को जाने का इशारा करते हुए देखा जा सकता है। उस व्यक्ति ने खुद को पत्रकार बताया था। उन्हें वीडियो में यह कहते हुए भी सुना जा सकता है, किसने यहां 2 पैसा यानी 2 पैसे की कीमत वाली प्रेस को बुलाया है। इन तत्वों को कार्यक्रम स्थल से हटा दें। हमारी पार्टी के कुछ सदस्य ऐसे लोगों को टीवी पर अपना चेहरा दिखाने के लिए बंद दरवाजे की बैठकों में आमंत्रित करते हैं। यह नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा तृणमूल सांसद ने कहा। प्रेस क्लब कोलकाता ने एक बयान में मोइत्रा की टिप्पणियों को निंदनीय बताया और कहा कि उन्हें अपनी टिप्पणियां वापस लेनी चाहिए तथा माफी मांगनी चाहिए। बयान में कहा गया है कि उनका यह कथन निस्संदेह अनुचित और अपमानजनक है, क्योंकि लोकतंत्र में एक पत्रकार का महत्व और उसके पेशे के प्रति सम्मान सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इसमें कहा गया है, एक पत्रकार को अपने पेशे और उसकी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए लड़ाई और संघर्ष सभी को पता है। किसी को भी किसी मीडिया कर्मी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। हम सांसद की टिप्पणी की निंदा करते हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि वह इसे तुरंत वापस लेंगी तथा माफी मांगेंगी। मोइत्रा ने इस संबंध में ट्विटर पर एक तरफ माफी मांगी और दूसरी तरफ कहा कि उन्होंने सही बात कही तथा उनका संपादन कौशल सुधर रहा है। प्रेस क्लब कोलकाता के अध्यक्ष स्नेहाशीष सूर का कहना है कि पत्रकार इस टिप्पणी से काफी आहत हुए हैं।